Jai Swaminarayan. Today we continue with the construction planning chapter, unit number 4. Okay. Shortcomings of the bar charts and remedial measures. इसमें क्या आएगा? Activity interrelationship. The bar chart does not show the clear interrelationship between the various activities of the project. That means bar chart में जो भी interconnected activities है और interrelated activities है वो नहीं पता चलता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है दो एक्टिविटी के बीच में। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट होगी, या एक एक्टिविटी आधी ख़त्म होने आधी आप रख के दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, वो सब हमें पता नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल द बार चार्ट ऑफ लाइंग टेलीफोन केबल इज शोन इन द फिगर. From the bar chart we find that activity B started 4 weeks after the activity A, and activity B has 2 weeks work left after the completion of the activity A. इसमें किया कहा है कि बी एक्टिविटी जो भी है वो 4 वीक्स एक्टिविटी ए के 4 वीक्स के बाद स्टार्ट होती है. ओके. और एक्टिविटी बी जो है हैज 2 वीक्स वर्क लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए. बार चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी ए जो भी है उसके 4 वीक्स खत्म होने के बाद एक्टिविटी ये स्टार्ट होगी. ओके. दैट इज एक्टिविटी बी. ओके. तो वो 2 वीक्स क्यों स्टार्ट होगी? ओके. तो वो रीज़न पता नहीं है. एक्सकेवेटिंग ट्रेंचेस ये आपने एक्सकेवेशन कर दिया, तो एक्सकेवेशन करने के बाद आप लाइंग ऑफ केबल्स कर सकते हो. ओके. देन रीफीडिंग तो कभी कर सकते हो. एक्सकेवेशन ख़त्म होने के बाद लाइंग ऑफ केबल जो भी है ये काम स्टार्ट कर सकते हो. लाइंग ऑफ केबल हो गया, मोस्ट ऑफ ख़त्म होने को आया, तभी आप रीफीडिंग द ट्रेंचेस आप कर सकते हो. ओके. तो similarly activity C has 2 weeks left after the completion of activity B. Now if due to some circumstances some of the completion of the activity A is delayed, that means for example A जो एक्टिविटी है कई बार क्या होता है, जो एक्टिविटी ए है वो जो टाइम पे फिनिश होना चाहिए दैट मीन्स 4 वीक की जगह 5 वीक है. ओके. तो उसमें क्या है कि 4 वीक की जगह पे 5 वीक हुआ. एक्टिविटी ए इज डिलेड बाय 1 or 2 weeks. द इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी बी और सी पे कैसी इफेक्ट आएगी उसका कुछ डिस्कशन नहीं है. दैट इज कॉल्ड activity interrelationship. Okay. Shown by the bar chart. Since the interrelationship between the activities are not clearly indicated by the bar chart. Okay. that means एक एक्टिविटी डिले होती है तो उसकी इफेक्ट दूसरी एक्टिविटी पे क्या पड़ती है वो बार चार्ट में इंडिकेट नहीं किया गया है. द मॉडिफाइड बार चार्ट इज शोन इन एज बिलो by showing the completion of each section of milestone 1 2 3 4. ओके. तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बार चार्ट. तो एक्सकेवेशन ट्रेंचेस 1 2 वीक हो गया, तो बाद में एक्टिविटी कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं हम, ये स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म. ये एरो का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट हो गया, 1 वीक कंप्लीट हो गया, 2 3 4 5, अभी 3 वीक कंप्लीट हो, 2 वीक्स कंप्लीट हुआ, तो ये लेइंग ऑफ केबल्स हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो उसका 1 2 3 4 स्टेज 3 स्टेज कंप्लीट हुआ तभी एक्टिविटी 1 और 2 स्टार्ट कर सकते हैं. If activity B is started 4 weeks after the start of activity, it will means that activity B will start after the section 2 of activity. ओके. यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ एक्टिविटी. ओके. ये एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, तो सेक्शन 3 ऑफ एक्टिविटी. नाउ द effect of delay in the work of the any section of the activity and the activity B can be easily found and necessary control measure can be taken. So it will mean that that activity B will start after the section of 2 of activity A is complete. Activity B will require 2 weeks time after the completion of the
section 5. That means इसका मतलब क्या है? It will mean that activity B will start after the section of 2 of activity A is complete. That means यहाँ पे section 2 complete होने के बाद ये हम start कर सकते हैं. Okay, but and activity B will require 2 weeks time after the completion of section 5 of activity A. सेक्शन 5 ऑफ कंप्लीट पहुँचने के लिए हमें कितने वीक्स चाहिए? ओके, ये जो भी है, ओके, सेक्शन 5 तक पहुँचने के लिए हमें कितने वीक्स चाहिए? एक्टिविटी ए, द एक्टिविटी बी विल रिक्वायर 2 वीक्स टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द एक्टिविटी ए. दैट मीन्स सेक्शन 5 के बाद उसको कितना वीक चाहिए? ये एक्टिविटी खत्म करने के लिए 2 वीक्स चाहिए. तो इस तरह से आप दिखा सकते हो. यहाँ पे क्या है, सिंपली बार्स दिखा है, उसमें एरो दिखाया है, उसमें ये लोग ये आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी 2 खत्म हो जाए तभी ये लेइंग ऑफ केबल स्टार्ट होगा, और लेइंग ऑफ केबल स्टार्ट होने के बाद उसको कितने वीक लगेंगे? आफ्टर एक्टिविटी ए ऑफ 5 नंबर कितने वीक्स लगेंगे? अगेन 2 वीक्स लगेंगे. ओके, और इसमें एक्टिव रिफिलिंग ऑफ ट्रेंचेस हम बात करें तो उसका कभी एक्टिविटी स्टार्ट होता है? एट एक्टिविटी 3, और उसका रिमेनिंग 2 वीक्स कभी भी रहता है? तो जो भी सी एक्टिविटी है उसका ए जो 1 एक्टिविटी बी का जो 4 है उसके बाद कितना वीक रहता है? 2 वीक्स तक उसका काम स्टार्ट होता है. So that is modified form of bar chart. Time uncertainties. The bar charts are not useful in the project where there are uncertainties in determination or estimation of the time required for the completion of the various activities. This type of uncertainties are always there in the research and development project like space vehicle launch projects. Because of uncertainty in the time determination in this project, सम ऑफ द एक्टिविटीज़ में रिक्वायर रीशेड्यूलिंग. तो कई बार क्या होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते टाइम, परफेक्ट टाइम कितना लगेगा वो आपको अंदाज़ा नहीं आ सकता. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी टाइम है उसको बार बार रीशेड्यूल करना पड़ेगा. सच रीशेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द बार चार्ट डायग्राम. एंड द बार चार्ट डायग्राम आर यूजफुल ओनली स्मॉल साइज. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें बार बार कई एक्टिविटीज़ आपको रीशेड्यूल करनी पड़ती है, तो उसको रीअरेंज करनी पड़ती है. ओके, और रीशेड्यूल करनी पड़ती है. तो वो बार चार्ट में जो भी एक्टिविटीज़ आप रीशेड्यूल कर रहे हो वो इंडिकेट नहीं हो सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रीशेड्यूलिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड. बार चार्ट में वो आप नहीं दिखा सकते. इसलिए जहाँ पे भी टाइम अनसर्टेनिटीज है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आप बार चार्ट से इंडिकेट नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट, माइलस्टोन चार्ट. द माइलस्टोन चार्ट्स आर द मॉडिफिकेशन ओवर द ओरिजिनल गैंट चार्ट. जो भी गैंट चार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन चार्ट. In the Gantt bar chart, a particular activity, whether big or small, is shown by one bar without any details of sub-activities contained in it. बार चार्ट में और गैंट चार्ट में क्या है कि बार चार्ट में क्या है, तो आपको जो भी एक्टिविटीज़ है वो एक बार के फॉर्म में दिखाई देता है, पर उसके अंदर जो भी सब एक्टिविटीज़ है उसको उसकी डिटेल होती नहीं है. But in the milestone chart, these sub activities are shown by the stages called the milestones on the main activity bar, so that the effective control over the progress of the activities can be obtained, as well as relationship between the sub activities or events of one activity to sub activities or events of other activity of the project can be clearly indicated. माइलस्टोन चार्ट में क्या है होता है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके रिलेटेड अंडर सब एक्टिविटीज़ है वो सबका डिस्कशन होता है. वो दोनों का वो जो सब एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ है उसका रिलेशन कैसा है वो सब भी हम देख सकते हैं माइलस्टोन चार्ट का यूज़ करके. ओके, दैट दिस वन इज कॉल्ड माइलस्टोन चार्ट.
यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे टाइम है। ओके, एक्टिविटी 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9। तो a bar chart of small project consists of main activities A, B, C, D, which are divided into sub activities or events 1 2 3 4 as shown in the figure. The connection between the sub-activities or events of various activities shown by the arrow. Thus, the relationship between the sub-activities or events of any of one activity to the sub-activities or events of the other activity shown graphically. In the milestone chart, the events are arranged in a monological sequence. If the events are connected by the arrow according to the logical sequence, it becomes a network. From the study of the network, the total time required for the completion of the project as well as the time for the each individual activity can also be worked out. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी 1 के बाद एक्टिविटी 5 आती है, 2 के बाद 6 का हो सकता है, एक्टिविटी 3 के बाद 7, देन एक्टिविटी 4 के बाद 8 और एक्टिविटी 4 के बाद 9 भी हो सकती है। ओके, उसी तरह से एक्टिविटी 6 है तो 6 के बाद एक्टिविटी 10 हो सकती है, 7 is connected to 11, 8 is connected to 12, then 9 is connected to 13, ओके, और 14। तो इसी तरह से हम सबका कनेक्शन जान सकते हैं कि ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो हम देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लाइन ऑफ बैलेंस मेथड। कई एक्टिविटी ऐसी होती है कि उसके ड्यूरेशन में जो भी हमने प्लानिंग किया होता है उसमें चेंजेस आता है। ओके, तो वो चेंजेस आता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमने प्लानिंग किया है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो हम बीच में बफर प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्लानिंग हमने किया है उसमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस आएगा और लेक ऑफ टाइमिंग आएगा। दैट मीन्स जो भी हमने ड्यूरेशन दिया है वो ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बैलेंस मेथड। The line of balance is a planning technique for repetitive type of the construction work or project। एक ही प्रकार का हमें काम करना है तो उसके लिए line of balance method यूज होता है। Okay, the basic of the technique is to find the required resources for each stage or operation so that the following stages are not interfered with the target output can be achieved। तो इसमें क्या होता है इस टेक्निक में कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए फॉर ईच स्टेज और ऑपरेशन, वो हमें डिसाइड करना होता है, सो दैट द फॉर एग्जांपल एक स्टेज है तो वो स्टेज में कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए वो पहले से डिसाइड हो, वो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो पहले से डिसाइड हो, तो क्या होगा नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी करनी है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, सो दैट द फॉलोइंग स्टेजेस आर नॉट इंटरफियर्ड विथ द target output can be achieved। The line of balance technique has been applied in construction work mainly to house building, high-rise building, jetty works, tunnels and in connection with the network to the road works। Okay, एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वहाँ पे रिपीटेटिव टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी है वहाँ पे क्या होता है, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक यूज होता है। इन रिपीटेटिव टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसीज can be achieved by providing standardization of the design। that means जो भी डिज़ाइन है वो स्टैंडर्ड है for different units of work। it can be achieved by balancing the crews with each other and with containing resources। by such planning we can achieve a continuity in the placement of all the repetitive elements, thus the maximizing the productivity of the labors and equipment। that means आपको एक ही काम जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है एक ही प्रकार का करना है तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई इतने लेबर चाहिए, इतने इक्विपमेंट चाहिए। ओके, तो वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करेंगे तो टाइम टू टाइम आपका काम कंप्लीट होगा। ओके, तो बैलेंस आप
एक बार आप काम करना स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कितने लेबर चाहिए, कितने इक्विपमेंट चाहिए, वो सब हमें अकॉर्डिंग टू वर्क कितना चाहिए वो सब लाइन ऑफ बैलेंस में पता चलता है, और वो लाइन ऑफ बैलेंस में वो सब बैलेंस करना होता है। दैट मीन्स एक वर्क ख़त्म हो गया, देन नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करना है, तो वही प्रोसीजर वापस आएगा कि इतने इक्विपमेंट चाहिए, लेबर चाहिए। दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बैलेंस मेथड। द कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसीज कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डिज़ाइन फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, can be achieved by balancing the crews with each other and with constraining resources. By such planning, we can achieve a continuity in the placement of all the repetitive elements, and thus maximizing the productivity of the labor and equipment. When line of balance is used, the following two things are likely to be achieved. The work will be completed as per the commitment made. At each important stage, work will be completed only when needed. This means resources will not be spent until they are required. That means जो भी हमें resources चाहिए वही हमें use करना है, ओके उससे ज़्यादा resources use नहीं करना है. At each important stage, work will be completed only when needed. ओके आपको ऐसा लगता है कि कम वर्क कंप्लीट करना चाहिए तो ही आप कंप्लीट करो, बट शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए या शेड्यूल से ज़्यादा काम होना नहीं चाहिए. दिस मीन्स द रिसोर्सेज विल नॉट बी स्पेंड अंटिल दे आर रिक्वायर्ड. दैट मीन्स रिसोर्सेज तभी प्रोवाइड करो जब भी चाहिए. Line of balance sometimes allows the buffer time between any two stages. The buffer time can also be adjusted to suit uncertainty of the operations and to obtain the resource balance schedule to guard against the risk. तो लाइन ऑफ बैलेंस में क्या है कि आप बफर टाइम भी एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड करो. फॉर एग्जांपल जो भी एक्टिविटी आपको करनी है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, उसमें थोड़ा टाइम जो भी हमने टाइम दिया है उसके हिसाब से नहीं चलता है, बट उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर आपको बफर टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी हमने प्लान किया है या शेड्यूल किया है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो. Okay, then scheduling with the LOB. While preparing the line of balance schedule, the various steps adopted are as follow. Prepare a logic diagram, estimate the man hours required to complete each operation, select the buffer time which will guard against the risk of the interface between the operations. लॉजिक डायग्राम प्रिपेयर करो, एस्टिमेट द मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच ऑपरेशन. दैट मीन्स मैन आवर्स कितना चाहिए वो ये ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो एस्टिमेट निकालो. बफर टाइम निकालो विच विल गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेशन. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये टाइम हमें पता है, बट कोई इंटरफियरेंस आ गया तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है वो डिसाइड करना होता है. Calculate the required output target in order to meet a given project completion date. तो आपको कितना टारगेट चाहिए, कितना आउटपुट चाहिए. कैलकुलेट द रिक्वायर्ड आउटपुट टारगेट. रिक्वायर्ड आउटपुट टारगेट कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू मीट ए प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट. प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए उसके लिए हमें रिक्वायर्ड आउटपुट टारगेट कितना रखना है इन ऑर्डर टू मीट ए गिवन प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑपरेशन है, ओके कोई भी प्रोजेक्ट का, तो वो आपको एक टारगेट रखना पड़ता है कि कब तक ये ख़त्म होगा. ओके तो जिसकी वजह से आपको अच्छे से आपको जो भी आउटपुट है वो मिल सके. Complete the LOB schedule, examine the schedule and assess possible alternatives to bring about a more balanced schedule. Okay. Next, let us consider an example of residential building project which 5 buildings are to be constructed. यहाँ पे आपको 5 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है. आफ्टर बैलेंसिंग द गैंग्स इन ईच वे दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द गैंग्स. ओके तो ये फर्स्ट गैंग की बात है. तो यहाँ पे अर्थ वर्क है 5 डेज दिया है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर है 10 डेज दिया है, सुपर स्ट्रक्चर है 20 डेज दिया है, और फिनिशिंग टाइम 10 डेज दिया है. तो उसमें अभी बीच में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, बफर टू प्रोवाइड फॉर मार्जिंग ऑफ द एरर इन द टाइम. कोई एरर आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसकी वजह से आपका वर्क डिले होगा और उसका इफेक्ट दूसरी एक्टिविटी पे पड़ेगा, तो वो ना पड़े इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बफर टाइम देना पड़ता है.
To provide the margin of error in time taken to complete each of these activities, a time buffer is usually placed between each activity as shown in the फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बफर टाइम 5 डेज सब में बीच में रख दिया। दैट मीन्स अर्थवर्क 5 डेज है तो उसके बीच में बफर टाइम 5 डेज रखा। देन फाउंडेशन स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बाद में बीच में बफर टाइम रखा। देन सुपर स्ट्रक्चर और फिनिशिंग नेट टाइम फिनिशिंग जो भी है उसके बीच में 5 डेज रखा बफर टाइम। ओके, this construction plan shows that total time of 60 days is needed to complete one sequence of activity for being the target output of the project can be expressed in terms of the completion of each building. This rate is represented diametrically as shown in the figure. The handover dates are drawn for each of 5 buildings. The first one on the day 60. The handover dates are drawn for each of the 5 buildings. The first one on day 60, the second way on day 65. First one is on day 60. Second one is 65. Third one is 70. Fourth one is 75 and fifth one is 80. ओके, तो आपने क्या टाइम दिया है? 5 टाइम बफर दिया है। दैट मीन्स एक एक्टिविटी 60 डे के बाद अगेन दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी 5 डेज के बाद। दैट मीन्स 65 डेज यहाँ पे स्टार्ट होगा। अगेन थर्ड एक्टिविटी 70 डेज पे स्टार्ट होगी। फोर्थ एक्टिविटी है वो अगेन दैट मीन्स ये कंप्लीशन है। कंप्लीशन में भी आपने 5 डेज बफर दिया है। तो अर्थ वर्क है तो 0 पे स्टार्ट होता है तो उसको कितना दिन लगता है? 5 डेज लगता है। ओके, अगेन दूसरा जो एक्टिविटी है उसको भी अगेन 5 डेज लगता है तो ये 3 पे आएगा। ओके, यहाँ पे 10 डे पे आएगा। अगेन 5 डेज तो यहाँ पे कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। अगेन 5 डेज तो ये यहाँ पे कितना आएगा? 5 पे आएगा। तो स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एट 0, then second one is 5 days, then third one is 10 days, then fourth one is 15 days और fifth one is 20 days। ओके, ऐसा है। उसी तरह से हर एक एक्टिविटी में तो आपको एक इंक्लाइन लाइन मिलेगी। ओके, बिकॉज बफर टाइम इज गिवन 5 डेज। ओके, तो हर एक एक्टिविटी में दोनों एक्टिविटीज में तो 5 डेज है, बट एक बिल्डिंग का काम चल रहा है उसकी एक्टिविटी जो भी है सेम टू सेम वर्क के लिए भी अगेन आपको क्या है? दूसरा बफर दिया है। दैट मीन्स एक वर्क कंप्लीट अर्थ हुआ कि यहाँ पे एक बिल्डिंग के लिए कंप्लीट हुआ तो दूसरा बिल्डिंग के लिए स्टार्ट होना चाहिए, बट उसके लिए अगेन हमें क्या दिया है? 5 डेज बफर दिया है। The handover dates are drawn for each of the 5 buildings. The first one on day 60, second one on day 65, third one on day 70 and so on. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60, 65, 70, 75 and 80. Okay. If the handover dates are joined by a straight line, this shows the handover schedule of one building in every 5 days. Okay. This can be shown by line of balance diagram. The logic diagram with buffers are drawn for the construction of each of the 5 buildings to match the handover schedule. The starting and finishing point of each of the activities such as earthwork, foundation structure, superstructure, finishing for all the buildings are joined by sloping lines. This form a series of the bands which are the line of balance schedule for each gang. ओके, यहाँ पे आपको ड्राइंग दिया है। हियर ऑल द स्लोपिंग लाइन्स आर पैरेलल टू हैंड ओवर लाइन्स। ईच एक्टिविटी इज प्रोसीडिंग एट रेट ऑफ 1 बिल्डिंग फॉर 5 डेज एंड द सेम रेट ऑफ द हैंड ओवर शेड्यूल। ओके, दैट मीन्स आपके पास रेट कितना है बिल्डिंग का? 1 बिल्डिंग पर 5 डेज। 5 डेज में 1 बिल्डिंग बनना चाहिए। 1 बिल्डिंग का 1 वर्क कंप्लीट होना चाहिए एंड सेम रेट एज द हैंड ओवर शेड्यूल। दैट मीन्स 5 डेज के बाद दूसरा बिल्डिंग का जो भी फर्स्ट वर्क है एक्सकेवेशन वो स्टार्ट होना चाहिए।
Okay, to provide a margin for the error and to ensure that one gang does not interfere with one another, a buffer time of 5 days has been selected for each of the activity. को एक दूसरे में कोई इंटरफियरेंस ना हो एक्टिविटी में, और एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में और एक दूसरे के एक्टिविटी में। ओके, तो उसके लिए हम 5 डेज का बफर टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी है, उसमें कुछ तकलीफ आ गई, ओके, तो उसके लिए भी हमने बफर दिया है 5 डेज। बट इन प्रैक्टिस each टाइम बफर वुड probably be different. The construction manager selects the buffer according to his own experience and his forecast of the risk of the difficulties and delays that may occur. Advantages of the LOB technique क्या है? Combining the logic of the network analysis with the principles of line of balance provides a very detailed picture of any repetitive type of project. Okay, then reduces the amount of the network planning and scheduling since only one network is used for each type of the unit. Okay, कोई यूनिट है तो उसके लिए सेम नेटवर्क है, प्लानिंग शेड्यूल है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्लानिंग और शेड्यूलिंग ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, एक ही शेड्यूल में से आपको सब कुछ पता चल जाता है, एक ही फिगर में से आपको सब कुछ पता चलता है। दैन प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड इफेक्टिव टूल फॉर द प्रोग्रामिंग the ordering and delivery of the material and subsequently their incorporation into the construction. वो क्या है? सिंपल और इफेक्टिव टूल है फॉर प्रोग्रामिंग द ऑर्डरली एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल subsequently their incorporation into the construction. By monitoring the progress, individual jobs which are falling behind the schedule can be easily identified and easily corrective action taken. तो इसमें क्या है, ये LOB मेथड में क्या है, कोई एरर आया है, कोई जो भी उसका प्रोग्रेस है, ओके, वो हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी है और जॉब है, उसका प्रोग्रेस हम इजीली डिडक्ट कर क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर कर सकते हैं। बट कोई जॉब है वो उसके शेड्यूल से बिहाइंड चल रही है, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ LOB मेथड। ओके, थैंक यू।